Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please share, subscribe and like our channel. Even you guys could follow us on Instagram whose link is given in the description box. So as we all know that MP Accommodation Control Act की lecture series चल रही है, so let us continue today's video. In the previous last videos, we have covered the sections from 1 to 12. If you guys haven't watched it, so please go and watch them. Because as they consist the base of the MP Accommodation Control Act. So please go and check it out. So let's start today's video with the section 13, which says when tenant can get benefit of protection against eviction. In the last videos, I have explained you what is the meaning of eviction. So go and check it out. बेसिकली एविक्शन का मतलब होता है उसको निकालना. जब टेनेंट को हम किस बेसिस पे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन पे बताया गया है कि उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है. उसको बाहर निकालने से प्रोटेक्शन मिला कि कब हम टेनेंट को बाहर नहीं निकाल सकते, कब उस टेनेंट के पास एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है. सो लेट अस रीड दिस सेक्शन. No order or decree shall be made by the court on ground of default of payment of rent. कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास नहीं होगा टेनेंट को निकालने का, अनलेस मतलब होगा ही नहीं. किस सर्कमस्टेंसेस में नहीं होगा. सो तब नहीं होगा. पहला है कि अगर टेनेंट 1 महीने के अंदर अपना जो रेंट, उसका जो रेंट ड्यू है, जितना बनता है वो कोर्ट में जाके जमा कर दे, और हर मंथ के 15th आफ्टर द 15 डेज ऑन द 15th डे ऑफ अ मंथ वो जाके कोर्ट में अपना जो रेंट है उसका अमाउंट पे कर दे. तो इस केस में उसके अगेंस्ट में एविक्शन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा. ठीक है. इफ टेनेंट विद इन 1 month डिपॉजिट द अरियर्स ऑफ रेंट इन द कोर्ट and thereafter continue to deposit or pay month by 15th of each succeeding month a sum equivalent to the rent at that rate till the decision of the suit, appeal or proceedings as the case may be. Got it? कि 1 महीने के अंदर वो जो अरियर है वो जमा कर दे और हर 15 तारीख को वो जाकर कोर्ट में अपना रेंट जमा कर दे. तो इस केस में उसके अगेंस्ट एविक्शन का केस नहीं होगा. नेक्स्ट आता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है कि रेंट का अमाउंट कितना है, कितना पे करना है, तो जब भी ऐसा कोई डाउट होता है तब क्या हुआ होता है, जो कोर्ट होती है वो एक प्रोविजनल एक रेंट का अमाउंट फिक्स कर देती है कि इतना ही पे करना है. सो लेट अस रीड इट. If in any suit or proceeding referred to subsection 1 there is any dispute as to the amount of rent payable की में कोई भी डाउट है, rent payable by the tenant, the court shall on a plea made होनी चाहिए either by the landlord or the tenant. किसी ने भी plea दी है कोर्ट में, तब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट will fix a reasonable provisional rent. एक अमाउंट रीजनेबल, एक अमाउंट ऑफ रेंट वो फिक्स कर देंगी इन रिलेशन टू द अकोमोडेशन टू बी डिपॉजिटेड और पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड नो कोर्ट शैल से फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन रिटन एंटरटेन एनी प्ली ऑन दिस अकाउंट एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज. और कोर्ट को उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि कोर्ट ने क्यों उस रेंट को फिक्स करा है. ठीक है. मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट. इफ देर इज एनी डिस्प्यूट एज टू द पर्सन और पर्सन्स टू होम द रेंट इज टू बी पेएबल, द कोर्ट में डायरेक्ट द टेनेंट टू डिपॉजिट द अमाउंट पेएबल टू द कोर्ट एंड नो पर्सन बी अलाउड टू विड्रॉ इट अनलेस कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट. अब अगर डाउट हो रहा है कि किसको पे करना है रेंट, तो कोर्ट क्या बोलेगी टेनेंट को कि भैया आप आओ कोर्ट में ही आकर दे जाओ. और अनलेस एंड अनटिल वो जो इंसान आएगा, वो मतलब लैंडलॉर्ड जब तक आएगा नहीं लेने, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको रेंट देना है या नहीं देना है. देखो, नो पर्सन शेल बी अलाउड, कोई भी इंसान अलाउड नहीं होगा कि उस अमाउंट को विड्रॉ करे. तो कोई भी आ गया और विड्रॉ करके चले जाएगा. नो, देयर इज अ कंडीशन कि अगर कोर्ट को रीजनेबल लगेगा वो इंसान, तब जाके उसको वो विड्रॉ करने की परमिशन देगी या मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलेगा. लेट्स रीड दैट.
And the fourth point said that if the court is satisfied that any dispute referred in subsection 3 has been raised by a tenant for reasons which are false and frivolous, the court may order the defense against eviction to be struck out and proceed with the hearing of the suit. अगर उनको लगता है कि टेनेंट ने गलत फॉल्स स्टेटमेंट दी है तो उसके जो अगेंस्ट का जो केस है वो स्टार्ट हो जाएगा, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो टेनेंट ने जो प्ली लगाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. दिस इज वॉट ऑल अबाउट द 13 सेक्शन. सेक्शन 13 ने सबसे पहले क्या बोला, कोई डिग्री पास नहीं होगी अगर उसने 1 महीने के अंदर रेंट दे दिया और हर 15 तारीख को कोर्ट में जाके जमा कर दिया. अब अगर डिस्प्यूट आता है हमारे उसमें कि किसको रेंट पे करना है तो वो बोलेगा कि कोर्ट को ही आकर पे कर दो. उसके बाद अगर रेंट का भी वो आ रहा है डिस्प्यूट की कितना रेंट है कितना पे करना है तो जो कोर्ट है वो एक प्रोविजनल रेंट फिक्स कर देगी विच मस्ट बी रीजनेबल. फिर वो बोलती है कि कोर्ट में ही आकर जमा कर दो अगर पता ही नहीं चल रहा है किसको पे करना है. और वो कौन विड्रॉ कर पाएगा, जब कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये एक रीजनेबल इंसान है जिसको रेंट देना है वो विड्रॉ कर लेगा. और आखिरी पॉइंट, अगर उसको लगता है कोर्ट को कि टेनेंट ने कुछ गड़बड़ घोटाला करा है तो उसके अगेंस्ट का एविक्शन का केस स्टार्ट हो जाएगा और सूट स्टार्ट हो जाएगा, हियरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. Moving further to our next section, which is section 14. Our section 14 says restriction on subletting. अब जो हमारा लैंड है उसको हमने टेनेंट को तो दे दिया, अब टेनेंट उसको सबलेट नहीं कर सकता unless and until no tenant shall without the previous consent in written of the landlord की written permission के बिना वो सबलेट नहीं कर सकता, भले कुछ पार्ट ऑफ द accommodation और द होल. तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी. और नेक्स्ट, नो लैंडलॉर्ड शैल क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम as premium or puggery or claim or receive any consideration whatsoever in cash or in kind for giving his consent to the subletting of the whole or any part of the accommodation held by the tenant. मतलब लैंडलॉर्ड कुछ उससे प्रीमियम भी नहीं लेगा, आपको सिर्फ आपकी कंसेंट देनी है और कंसेंट के लिए आप कोई प्रीमियम और एक्स्ट्रा मनी टेनेंट से नहीं ले सकते. So this is what our section 14 said. It's very small and not that much important. बस इतना याद रखना है कि सबलेट करने के पहले टेनेंट को परमिशन लेनी ही पड़ेगी लैंडलॉर्ड की. ठीक है. Moving further to our next section, which is section 15. Notice of creation and termination of subtenancy. What our section 15 said, वो नाम में ही explain कर रहा है कि ये section के अंदर क्या है. नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सब टेनेंसी. सब टेनेंसी क्रिएट करने के पहले भी हमें नोटिफिकेशन देना है और सब टेनेंसी खत्म करने के पहले भी हमें नोटिफिकेशन देना है. नाउ व्हाट डज दिस सेक्शन इज, लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली फर्स्ट कि अगर हमें टेनेंसी सब टेनेंसी को क्रिएट करना है तो 1 महीने पहले हमें एक लेटर और नोटिस देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को. सेम अगर हमें उसको खत्म करना है तो उसके भी 1 महीने पहले हमको एक नोटिस देना पड़ेगा. Clear? Let's read the statement now. Where after the commencement of this act, any accommodation is sublet either in whole or in part, पूरा या फिर कुछ उसका हिस्सा, by the tenant with the previous consent in written of the landlord. Landlord की permission से ही उसने दिया, मतलब पूरा legal work उसने करा है और सारी formalities उसने पूरी करी है, फिर ही उसने sublet करा है. ठीक है. The tenant or the subtenant to whom the accommodation is sublet may, in the prescribed manner, give notice to the landlord of the creation of subtenancy. Create करना है subtenancy तो उसका एक notice देना पड़ेगा, वो भी prescribed manner में, within 1 month of the date of such subletting. and subletting के 1 महीने पहले ही हमें landlord को ये notice देना पड़ेगा. Same in the termination matter also. The termination of such subtenancy within 1 month of such termination. Termination के टाइम पे भी हमें 1 month का नोटिस देना ही पड़ेगा लैंडलॉर्ड को. So are we clear about section 15 as well? These sections are very simple. Nothing is like rocket science in these sections. They are very easy. Moving further to our section 16, which says subtenant to be tenant in certain cases. अब कब हमारा जो सब टेनेंट होगा वो टेनेंट कहलाएगा. अगेन इट्स क्वाइट सिंपल. देखो, जब एविक्शन का ऑर्डर आया है
तो जब हम जो टेनेंट है उसने सब टेनेंट को रखा था, ठीक है, और जो सब टेनेंट उसने रखा था वो सब उसने ऑफिशियल तरीके से रखा था, लैंडलॉर्ड की परमिशन ली थी, आरसीए को नोटिस दिया था, लैंडलॉर्ड को भी नोटिस दिया था, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, प्रिस्क्राइब मैनर तरीके से सब कुछ उसने टेनेंट को रखा था, ठीक है, सब टेनेंट को रखा था टेनेंट ने। लेकिन जब एविक्शन का केस होता है और वो एविक्शन का केस सिर्फ टेनेंट पे चल रहा है, सब टेनेंट पे नहीं चल रहा है, तो उस केस में जो हमारा सब टेनेंट होगा उसको ही हम टेनेंट का नाम देंगे, तभी वो सब टेनेंट हमारा टेनेंट कहलाएगा। क्लियर? लेट्स रीड द स्टेटमेंट। Where an order for eviction in respect of any accommodation is made under section 12 against a tenant but not against a subtenant referred in section 15, टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन का केस हुआ है, सब टेनेंट के अगेंस्ट नहीं हुआ है, एंड अ नोटिस ऑफ सब टेनेंसी हैज बीन गिवन टू लैंडलॉर्ड, द लैंडलॉर्ड को नोटिस दिया, मतलब सब ऑफिशियल तरीके से, प्रॉपर तरीके से हुआ है। द सब टेनेंट शैल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन से ऑर्डर आया वो टेनेंट के अगेंस्ट वो एविक्शन का, उसी दिन से विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर बी डीम्ड टू बिकम अ टेनेंट holding directly under the landlord in respect of accommodation in his occupation and on the same terms and condition on which the tenant would held from the landlord if the tenancy had continued। मतलब वो उसी दिन से, जब से उसका ऑर्डर आया तब से ही वो सब टेनेंट से हटकर शिफ्ट हो गया है टेनेंट के नाम पे, और एग्जैक्टली उसके वही सारे राइट होंगे जो एक टेनेंट के थे अगर वो टेनेंसी कंटिन्यू होती, अगर उसके अगेंस्ट एविक्शन का केस नहीं होता तो। मतलब अब हमारा सब टेनेंट क्या कहलाएगा? हमारा टेनेंट कहलाएगा। तो यही है हमारा सेक्शन 16P। अगेन दैट इज इजी ना, जब सिंपल है, जब टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन का केस चल रहा है और सब टेनेंसी लीगल तरीके से हुई है, बिल्कुल ऑफिशियल परमिशन से हुई है, और एविक्शन का केस उसके अगेंस्ट हो गया है टेनेंट के अगेंस्ट, तो हमारा सब टेनेंट क्या कहलाएगा? हमारा टेनेंट कहला जाएगा। उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? अपलिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 18, recovery of possession for repairs and rebuilding and re-entry। अगेन नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है घर में या फिर उसमें वापस से जाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, हम कैसे उस पोजेशन को वापस लेंगे। सो लेट्स हैव अ व्यू दैट इफ द टेनेंट डिलीवर्स possession on or before the date specified in the order, the landlord shall, on the completion of the work of repairs of building or rebuild, place the tenant in occupation of accommodation or part thereof as the case may be within 1 month as a completion of such work। अब देखो लैंडलॉर्ड ने क्या करा था, लैंडलॉर्ड ने लैंड मांगा था कि उसको रिपेयर करना है या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। अब जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो टेनेंट का राइट होता है कि वो उस घर में वापस जाए और रहे। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड ने तो सिर्फ रिपेयर्स करने के लिए लिया था, सो दैट वाज डन। सो जैसे ही वो रिपेयर का काम, रीबिल्डिंग का काम कंप्लीट होता है, उसी के 1 महीने के अंदर लैंडलॉर्ड को वो लैंड वापस से, वो अकोमोडेशन वापस से टेनेंट को देनी पड़ती है कि नाउ यू कैन स्टे अगेन। सो landlord need to give that land within 1 month to the tenant which was taken for the repairing। Are we clear about this section? So today we have covered a bunch of certain sections, so please watch this video and like and share with all of your friends this video, and thank you so much. Stay tuned for the further lectures.